हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप शर्मा, सीनियर एसएमई बायोलॉजी। और आज है हमारे साथ यहाँ पर इंजीनियर अभिषेक चौधरी, जो केमिस्ट्री के फैकल्टी है, सीनियर फैकल्टी। और हमारे यहाँ पर जो है केमिस्ट्री टीच कर रहे हैं पिछले जो है 6 साल से ज़्यादा, नीट और जेई और एकेडमिक की क्लासेस को लेते हुए। अभी आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि नीट के फॉर्म जैसा कि आप लोगों को निकल चुका है, तो क्या उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, क्या फॉर्म फिल करते हुए करेक्शंस होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अभिषेक सर, सबसे पहले मैं आपसे बात कर रहूँगा कि नीट की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, किस दिन फॉर्म निकलेगा, किस दिन फॉर्म निकल चुका है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होगी हमारे पास नीट के, उसके बारे में सर प्लीज़ थोड़ा सा बच्चों को गाइड करिए। धन्यवाद सर इंट्रोडक्शन के लिए। आप सभी को पता है कि नीट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर हमें ध्यान देना है। 8 फेब से एग्ज़ाम फॉर्म्स आउट हो गए हैं। 8 मार्च तक फॉर्म फिलिंग करी जाएगी रात के 9 बजे तक। 10 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक आप जो भी आपके इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं उनमें एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो वो उन सभी को आप एडिट कर सकते हैं। अल्टीमेटली 3 मई जो कि फर्स्ट संडे होगा हमारा मई का, उस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। थैंक यू सर। एक चीज़ और बताइए कि जब फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? बहुत सारे स्टूडेंट जैसे हमसे पूछते हैं, और कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाते हैं, या वो प्रोसेस इतनी डिले हो जाती है कि वो टाइम निकल चुका होता है। तो उससे अगर पहले ही हमारे को पता हो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है जो फॉर्म फिलिंग के टाइम में रिक्वायरमेंट होते हैं, तो प्लीज़ एक बार उसके बारे में गाइड करिए। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर ने। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आता है आप सभी के 10th पासिंग सर्टिफिकेट प्लस 10th की मार्कशीट। उसके बाद क्लास 12th में अगर आप अपीयरिंग हैं तो आपके एडमिट कार्ड। अगर आप अपीयरिंग नहीं हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो आपकी क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट। उसके साथ साथ आपका आधार कार्ड जिसके अंदर आपकी सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि एड्रेस है, आपका नाम है, सारी चीज़ें। उसके बाद आपका अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो आपको अपने साथ रखना है। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्टेट में पर्टिकुलरली डिसाइड करते हैं और उस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है, उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जाम फॉर्म के अंदर भरी जाती है। एक चीज़ बताइए सर कि इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस क्या है ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग? सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी हम सभी ने देखा है कि कुछ बच्चे इन इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस को नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मैं आप सभी को 4 बातें बताऊंगा, सारे नीट एस्पिरेंट ध्यान से सुने। सबसे पहली बात है कि आपका जो वो लाइव फोटोग्राफ जो आपकी कैप्चर करी जाएगी व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म, दैट फोटोग्राफ शुड एग्जैक्टली मैच विद योर फोटोग्राफ दैट इज इंक्लूडेड इन द आधार कार्ड। अगर आपके आधार कार्ड की फोटो 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल पुरानी है, जो आपके करंट फेशियल फीचर से मैच नहीं करती है, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपना जो आधार कार्ड की फोटो है, या तो उसको अपडेट करा लीजिए। अगर आप आधार कार्ड की फोटो अपडेट अभी तक नहीं कराई है तो उसमें 2 या 3 दिन का समय मात्र लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मेरी तरफ से ये रहेगी कि सारे बच्चे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपने साथ रखें, और स्पेशली जो ओबीसी एनसीएल वाले बच्चे हैं, ध्यान से सुने। किसी भी बच्चे के पास अगर स्टेट ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो ओबीसी सर्टिफिकेट नीट फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं होता, वो बच्चा जनरल कैटेगरी में काउंट करा जाता है। कई सारे बच्चे गलती करते हैं कि उनके पास स्टेट के ओबीसी सर्टिफिकेट्स होते हैं और वो नीट के अंदर ओबीसी कैटेगरी फिल कर देते हैं, और बाद में उनका फॉर्म रिजेक्शन होना 100% तय है। सिर्फ वो बच्चे जो कि ओबीसी के सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूडेड हैं, सिर्फ वही बच्चे ओबीसी कैटेगरी को चूज करें, अदरवाइज वो सारे जनरल में काउंट किए जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर ही। एससी और एसटी के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स जीवन में बस एक बार बनते हैं, उनके रिन्यूअल की कोई कंडीशंस नहीं है। बट अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट का हर फाइनेंशियल ईयर में रिन्यू करना मैंडेटरी होता है। अभी तक अगर आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो कि 25-26 था, उसका रिन्यूअल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे पहले रिन्यू कराइए, उसके बाद ही आप नीट का फॉर्म फिल कीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने बच्चे हैं, वो सारे बच्चे के पास फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रिन्यूड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे और रिजर्वेशन बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज की एक जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, उसके अंदर मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया 40% है। जिस भी बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के अंदर डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से कम है, वो बच्चे को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो मेरी तरफ से है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिकली बड़ी हेल्प करेगी।
जब आप लैंग्वेजेस चूज करते हैं नीट पेपर के लिए, तब आप सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो वो सर इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं, जिसकी वजह से उनका पेपर सिर्फ एक लैंग्वेज में आता है। तो आप सभी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज जरूर चूज करें। आपका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा, अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी चूज करें, जिससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका पेपर बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसके दो बेनिफिट्स हैं। पहला कि जो हिंदी वाला सेक्शन आएगा उसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या फिर अपनी कैलकुलेशंस को करने के लिए। दूसरा बेनिफिट कि कभी काफी बार लैंग्वेजेस क्वेश्चंस कितनी टफ आती हैं कि उनको समझ पाना, डीकोड कर पाना कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो उस समय पर अगर आप उसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे तब आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता है कि बेसिकली पूछा क्या गया है, तो आंसर करने की टेंडेंसीज बढ़ जाती है। तो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट चीज थी सर। थैंक यू सर। बच्चों बहुत अच्छी बात बताई है सर ने, और ऐसी बात काउंसलिंग के दौरान भी या इस तरह के फॉर्म फिलिंग के ड्यूरिंग भी कोई भी नहीं बताता है, जैसा कि एक्स्ट्रा स्पेस हमारे को मिल जाएगा या क्या इश्यूज हो सकते हैं, या बच्चे जो है क्या बेवकूफ़ी इस तरीके से कर देते हैं, छोटी सी एक मिस्टेक कर देते हैं बेसिकली। कि आप सोचिए कि इतना बड़ा फॉर्म आप एग्जाम भरने जा रहे हैं और उसमें आपको पता ही नहीं है प्रॉपर गाइडलाइंस के बिना जो है। इसमें सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि एमसीसी काउंसलिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स होती है फॉर्म फिलिंग के दौरान, वो बच्चों को क्या क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं होते। बाद में हमारे पास कमेंट्स आती है, बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन बैचेस में भी हमसे पूछते हैं, आपसे भी स्टूडेंट्स पूछते होंगे जो, लेकिन वो पहले अवेयर नहीं होते। जब एग्जाम हो चुका होता है उसके बाद दिक्कत आती है, रिजल्ट के दौरान दिक्कत आती है। तो वो जो एमसीसी काउंसलिंग होती है ड्यूरिंग फॉर्म फॉर्मेशन, हमारे को ऐसी क्या गाइडलाइंस थोड़ी सी फॉलो करनी चाहिए सर, उसके बारे में और बताएं प्लीज। एमसीसी काउंसलिंग एक बहुत ही अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया है। उसके अंदर क्योंकि कॉलेजेस की एक चॉइस फिलिंग कराई जाती है जिसमें आपको प्रायोरिटी के हिसाब से अपने स्टेट्स और कॉलेजेस चूज करने होते हैं, तो वो एक काफी कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। हालांकि काउंसलिंग की जो बेसिकली बातें हैं वो सब हम काउंसलिंग के दौरान जरूर एक वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। ये काउंसलिंग जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद की बात है। मगर काउंसलिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि फॉर्म फिलिंग करते दौरान ही हमें मेक श्योर करनी है कि वो सही से भरी जाए, अदरवाइज काउंसलिंग में प्रॉब्लम होती है। और उनमें से मैं दो बातें आप सभी को बताता हूँ। सबसे मेन चीज जो आती है वो ये है कि काफी सारे बच्चों का परमानेंट एड्रेस डिफरेंट होता है और अभी जिस करंट एड्रेस पे वो रह रहे हैं वो एक डिफरेंट एड्रेस है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा मूल निवासी उत्तर प्रदेश का है मगर रहता वो दिल्ली के अंदर है, तो उसके दो एड्रेस हो गए। तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दोनों एड्रेसेस फिल करने के लिए सेपरेट सेक्शंस होते हैं, आप दोनों एड्रेस डालिए। सो बेसिकली जो भी आप दो एड्रेस डालेंगे उन्हीं में से जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसी परमानेंट एड्रेस का आपका डोमिसाइल बनता है, और उस डोमिसाइल के बेसिस पे ही आप एमसीसी काउंसलिंग के साथ साथ स्टेट काउंसलिंग भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि एमबीबीएस कोर्सेज ऑफर करती हैं, तो आप उनमें भी बैठ सकते हैं। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना है तो डोमिसाइल आप अपने परमानेंट एड्रेस का जरूर बनवा लीजिए बिफोर एमसीसी या फिर स्टेट काउंसलिंग, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग के अंदर 90% सीट्स रिजर्व्ड होती हैं उसी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, और इसी तरह की देखिए प्रॉपर गाइडलाइंस के लिए फर्दर हम आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहेंगे। एक बात आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भी इशू आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में भी आप हमारे से यहाँ पर इस तरह की रिक्वायरमेंट जो भी होती है आपको, अगर किसी भी तरीके का इशू या मिस्टेक्स होते हैं तो उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। और जाते जाते सर एक बात और आपसे बोलना चाहूँगा कि लास्ट टाइम बिल्कुल वीडियो एंड करने वाले हैं, तो एक प्रॉपर एक ऐसी मतलब टिप्स बताइए जो बिल्कुल एग्जाम के लिए बच्चों के लिए प्रेफरेबल रहेगी जो है बहुत शॉर्ट टाइम में। देखिए बिल्कुल कम समय बच रहा है अब एग्जाम का। अभी तो ये है कि अगर 5 किलोमीटर की दौड़ होती है तो लास्ट के 200 मीटर का समय है, स्प्रिंट मारने का समय है। इस समय पर बच्चे जो थ्योरी रिवाइज करते हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सारे बच्चे अब तक थ्योरी रिवाइज कर चुके होंगे, तो थ्योरी करने के बाद अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। और आपकी की टू सक्सेस है सिर्फ दो चीजें, एनसीईआरटी प्लस नीट पीवाईक्यूज। इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपकी थ्योरी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही कंप्लीट हो जाएगी। जिस बच्चे की थोरो कमांड अंडर द लाइन इन एनसीईआरटीज में इन बिटवीन द लाइन उनको आती है, इंफॉर्मेशन उनको पता है, नीट पीवाईक्यूज उसने अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, जबकि जिपमर और एम्स के क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड होते हैं जी सर, तो वो बच्चा 100% सक्सीड करेगा नीट 2026 में। थैंक यू सर। तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि एजुकेशन के पर्पस में स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट था। तो इस तरह की और भी आपकी इन्फॉर्मेशंस के लिए, इस तरह की नॉलेज के लिए और फर्दर जो भी नए पोर्टल्स आते हैं उनके लिए आप हमसे जुड़े रहे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको जो इन चीज़ों के बारे में शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू अभिषेक सर, धन्यवाद।